हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम समझा था, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। अब इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन किस हद तक आगे जा सकती है। तो उसे समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट जितने भी बन रहे होंगे, A और B हो गए रिएक्टेंट। तो इस केस में रिएक्शन की स्पीड इन दोनों की संख्या पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में ये लिए थे 100 और B भी लिए थे 100। रिएक्शन शुरू होने की है, मतलब प्रोडक्ट अभी बनने के हैं। फिर क्या होगा, ये 100 के हो जाएंगे 50, ये 100 के हो जाएंगे 50, ये 50 के हो जाएंगे 0, 50 के हो जाएंगे 0। तो उस समय पे यहां पर क्या होगा, देखिए जब 100 के हो जाएंगे 50, 100 के हो जाएंगे 50, तो प्रोडक्ट भी 50 बनेंगे, समझ लो। ये 50 के हो जाएंगे 0, 50 के हो जाएंगे 0, तो ये 100 बन जाएंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कम कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। ये किसी भी रिएक्शन में होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हो रही है, मतलब ये 100 के 0 बनने तक, ये 0 के 100 बनने तक अगर रिएक्शन को लगे 30 मिनट, ओके, तो एग्जैक्ट आधी रिएक्शन को कितना समय लगना चाहिए था? अगर पूरी रिएक्शन 30 मिनट में हो रही है तो एग्जैक्ट आधी रिएक्शन कितने समय में होनी चाहिए थी? तो आपका आंसर रहेगा क्या, 15 मिनट। बराबर। पूरी रिएक्शन अगर 30 मिनट तो एग्जैक्ट आधी रिएक्शन कितने समय में? 15 मिनट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यह रिएक्शन जो है वो मात्र 10 मिनट में हुई है। एग्जैक्टली आधी रिएक्शन 10 मिनट और बाकी बची हुई रिएक्शन होती है 20 मिनट में। इसका मतलब यह है जितनी इनकी संख्या ज्यादा, रिएक्शन की स्पीड शुरुआत में ज्यादा और रिएक्शन की स्पीड आखिर में रहती है कम। शुरुआत में रिएक्टेंट्स की संख्या ज्यादा तो रिएक्शन का स्पीड ज्यादा। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की संख्या कम होती है रिएक्शन का स्पीड भी कम होता है। तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करना है। यहां देखेंगे, एक रिएक्शन है A प्लस बी, इससे मान लीजिए बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए होगा, ये होगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड। is directly proportional to concentration of reactants। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B। Rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants. Rate is directly proportional to concentration of A, concentration of B. स्क्वायर ब्रैकेट का अर्थ होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। अब सेम रिएक्शन, लेकिन एक दूसरी रिएक्शन है जिसमें A प्लस B बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। ओके, A लग रहे हैं मान लो 2 और B लग रहे हैं मान लो 3। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 2:3 है। ट्वाइस A प्लस थ्राइस B मिलके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ऊपर वाली रिएक्शन में A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, नीचे वाली रिएक्शन में ट्वाइस A प्लस थ्राइस बी गिव प्रोडक्ट। तो A कितने लग रहे हैं? 2, तो A के कॉन्सेंट्रेशन का हम कर देंगे स्क्वायर। B कितने लग रहे हैं? 3, तो B के कॉन्सेंट्रेशन का हम कर देंगे क्यूब। ओके, तो ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से है। तो अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन can be modified as rate of chemical reaction is directly proportional to molar concentration of reactants with their stoichiometric terms raised to their power with their stoichiometric term raised to their power। ओके, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज बता देता हूं, वही दोबारा A प्लस बी मिल के बनाएंगे प्रोडक्ट्स। शुरुआत में ये कितने लेते हैं? 100। कितने लेंगे? 100। प्रोडक्ट अभी बनने के हैं, मतलब प्रोडक्ट्स रिएक्शन शुरू होने की है, प्रोडक्ट बनने के मतलब प्रोडक्ट्स की संख्या 0। फिर ये 100 के करो 90, ये 100 के करो 90, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 10। ये 90 के करो 80, 90 के करो 80, तो ये कितने बनेंगे? 20। ये 80 के करो 70, 80 के करो 70, ये कितने बनेंगे? 30। ओके, तो जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो 10 मिनट में रिएक्शन होती है, 1 मिनट बाद इतनी संख्या है, 2 मिनट बाद इतनी संख्या बची है, 3 मिनट बाद इतनी संख्या बची है। तो रिएक्शन के लिए अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो नियर अबाउट क्या होगा? आखिरी के 10वें मिनट में क्या चल रहा होगा? ये बच जाएंगे 0, ये बच जाएंगे 0, और प्रोडक्ट बनेंगे मान लो यहां पे 100। राइट, तो देखो ये 100 के 90 हुए, ये भी 100 के 90 हुए, ये हुआ होगा मान लो 10 मिनट में। तो रिएक्शन के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने बचे हैं? ये 90। तो इन 90 को हम बोलते हैं एक्टिव मास। जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो संख्या रिएक्शन में भाग ले रही है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। इसीलिए टर्म आई है लॉ ऑफ मास एक्शन। बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। 10 मिनट बाद एक्टिव मास ये है, 20 मिनट बाद एक्टिव मास ये है, 30 मिनट बाद एक्टिव मास इतना है, 40 मिनट बाद एक्टिव मास होगा 60, ऐसा। तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर रिएक्टेंट्स की जो बची हुई संख्या रहती है उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। देखो, द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants at any particular point of time is called active mass। ओके, ठीक है। तो अब हमें लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम उसके तरफ बढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो,
नोटबुक में लिखो। हो गया। अभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसिडर a reaction which is in equilibrium. A plus B gives C plus D. ये रिवर्सिबल एरो है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। A प्लस बी प्रोडक्ट है C प्लस डी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट जाने वाली रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करती है, और बैकवर्ड रिएक्शन C और D फिर से टूटेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करेगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे। Rate of forward reaction is directly proportional to molar concentration of A into molar concentration of B. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ तो भी कांस्टेंट लेकर आते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको कुछ तो भी कांस्टेंट लाना पड़ेगा, हम उसको बोलेंगे के एफ, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, KF मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of C into molar concentration of D. फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करती है, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे केबी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां पर केबी का अर्थ क्या होता है? रेट कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट क्या रहता है मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो कांस्टेंट आता है। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम ना रिएक्टेंट्स की संख्या बदलती है ना प्रोडक्ट्स की संख्या बदलती है। जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के दूसरे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को साथ में लिखो। Kf मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू Kb मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ये Kb जो मल्टीप्लीकेशन में इधर साइड भेजो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू ये AB इक्वल टू के इधर साइड मल्टीप्लीकेशन में उधर साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, हमको ये इक्वेशन मिली। अब Kf अपॉन Kb इसको हम एक नए टर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। इस फॉर्मूले के ऊपर हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो Kc हमें मिल गया, लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of products to the molar concentration of reactants. The ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants with their stoichiometric term raised to their power. Okay? अब यहाँ पर stoichiometric term कुछ नहीं थे, 1 1 ही थे। एक A प्लस एक B मिलता है एक C प्लस एक B। तो किसी की इक्वेशन अलग अलग रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। पहले आप इसको जैसा का वैसा फिल कर दो। हो गया? तो जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो इस स्लाइड पर लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स रेज्ड टू देयर पावर। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 gives twice HI, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन के वेपर्स, हाइड्रोजन आयोडीन। इसके लिए हम Kc लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का अर्थ होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। HI कितने बन रहे हैं? 2, तो HI के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। H2 कितना लग रहा है? 1। आयोडीन कितना लग रहा है? 1। तो उनके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 बने। एक और रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2 गैस। इस रिएक्शन के लिए Kc कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है PCl3 उसका कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 उसका कॉन्सेंट्रेशन। PCl3 कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है। Cl2 कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है। तो इनके पावर में 1 ही है। PCl5 भी कितना लग रहा है? 1 लग रहा है टू द पावर। एक और एग्जांपल देखो, N2O4 गैस, N2O4 इससे बनेगा ट्वाइस NO2 गैस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए Kc इज इक्वल्स टू होता है NO2 अपॉन N2O4 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। रिएक्टेंट कितना है? 1 टू द पावर 1। एक और रिएक्शन देखो, N2 प्लस थ्राइस H2 हमें मिलेगा
ट्वाइस NH3। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैस में। इसके लिए Kc कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है NH3 अपॉन रिएक्टेंट है N2 और H2। ठीक है, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2, तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। रिएक्टेंट N2 कितना लग रहा है? 1 ही लग रहा है। हाइड्रोजन H2 कितने लग रहे हैं? 3, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब टू द पावर 3। ओके, तो ऐसे हमने रिएक्शंस, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन देखी। इसको सेव करो, फिर आगे करेंगे। हो गया, चलो अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए, कंसिडर अ रिएक्शन which is in equilibrium. A plus B gives C plus D. इक्विलिब्रियम के लिए हम रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट्स है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करेगी, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A into molar concentration of B. जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो हम इक्वल टू का साइन लेने के लिए कुछ तो भी कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा तो कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KF से। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आगे बढ़ने वाली संख्या रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करती है और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनकी संख्या पे डिपेंड करेगी। तो KF का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of C into molar concentration of D. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कुछ तो भी कांस्टेंट लाना होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां पर KB क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में कि जो रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है उनको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, और आधी अधूरी रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की अवस्था में ना रिएक्टेंट्स की संख्या बदलती है ना प्रोडक्ट्स की संख्या बदलती है।
जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एट द सेम टाइम उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बनते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट के 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्विलिब्रियम में वही होगा। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1 KF इज इक्वल्स KF इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन 2 क्या है? KB इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो। जो KB यहां न्यूमरेटर में है इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। KF अपॉन KB इज इक्वल टू, और ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B है ये इक्वल टू के उधर साइड जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। हमने ऊपर की इक्वेशन को रीअरेंज किया, हमें ये नई इक्वेशन मिल गई। KF अपॉन KB को हम लिखेंगे KC, मतलब ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। C और D प्रोडक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर ब्रैकेट D ये कॉन्सेंट्रेशंस है। कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ओके, ठीक है, इसको आप सेव करो। फिर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हम Kc कैसे लिखते हैं मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। सेव करो। हो गया? चलो, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको Kc की बताई वो इस स्लाइड में ऑलरेडी लिखी हुई है। Equilibrium constant Kc is defined as the ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants with their stoichiometric terms raised to their power। अब इस सेंटेंस को stoichiometric terms raised to their power, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिएक्शन देखिए। एग्जांपल, H2 प्लस I2 दोनों गैस की अवस्था में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे और बनेगा ट्वाइस HI। प्रोडक्ट भी गैस की अवस्था में, रिएक्टेंट्स भी गैस की अवस्था में। इस इक्वेशन के लिए, सॉरी, केमिकल रिएक्शन के लिए हम Kc की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यहां देखो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? HI, उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन विद देयर स्टाइकियोमेट्रिक टर्म्स रेज टू देयर पावर। HI कितनी क्वांटिटी में बन रहा है? 2 HI बन रहे हैं ना, तो HI के कॉन्सेंट्रेशन का हम कर देंगे स्क्वायर। I2 कितना लग रहा है? एक ही, तो कॉन्सेंट्रेशन पावर में स्टाइकियो एक ही लगेगा। H2 कितना लग रहा है? 1, तो टू द पावर 1, कुछ नहीं है मतलब टू द पावर 1। एक रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस की अवस्था में देता है PCl3 प्लस Cl2। Cl2 भी गैस है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके लिए Kc लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। PCl कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। Cl2 कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है, तो टू द पावर 1। PCl5 भी कितना लग रहा है? 1, तो टू द पावर 1। एक और
N2O4 gives NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। इसके लिए हम Kc कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन के लिए Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। NO2 बनते हैं 2 इस इक्वेशन में, N2O4 से बनते हैं ट्वाइस NO2। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, NO2 अपॉन N2O4। ठीक है, NO2 कितने बन रहे हैं? 2, तो NO2 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। N2O4 कितना लग रहा है? 1, मतलब उसके पावर में लगेगा 1। एक और देख लो, एक रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशन आपको बहुत दिखेगी, गिव्स ट्वाइस NH3। अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी गैस है। इसके लिए Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट है NH3 अपॉन N2 इंटू H2। स्क्वायर ब्रैकेट में डालो सभी को, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम। NH3 कितने बन रहे हैं? 2, तो NH3 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। N2 कितना लग रहा है? 1, तो N2 के कॉन्सेंट्रेशन को पावर 1। H2 बोले तो हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं? 3, तो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3। ओके, तो यहां हमने 2-4 एग्जाम्पल देखे कि हम Kc की इक्वेशन हर रिएक्शन के लिए कैसा देखेंगे। ओके, चलो सेव करो इसको भी। हो गया। अब रिएक्शन से हमने Kc की इक्वेशन बनाई, तो Kc की इक्वेशन अगर दी रही तो क्या हम उससे रिएक्शन बना सकते हैं? क्वेश्चन देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ Kc। Kc इज इक्वल्स टू NO टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय H2O टू द पावर 6, डेफिनेटली उनके कॉन्सेंट्रेशंस की, अपॉन NH3 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय O2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 5। तो प्रोडक्ट इधर साइड लिख लो। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम वाला एरो लिखो, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखो, NO प्लस H2O। NO की पावर है 4, मतलब 4 NO बन रहे हैं। H2O के कॉन्सेंट्रेशन की पावर है 6, मतलब 6 H2O बन रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है कि गैसियस अवस्था में ही होते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, ऑब्वियस सी बात है गैसियस अवस्था में ही लिखेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के, जनरली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस अवस्था में होते हैं। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है अगली स्लाइड में समझाता हूं। अपॉन NH3 प्लस O2, ये भी गैस की अवस्था में रहेंगे। O2 कितने लग रहे हैं? 5। NH3 कितने लग रहे हैं? 4। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला, Kc is applicable only when the reaction has reached the equilibrium state. ओके, Kc हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इक्विलिब्रियम की अवस्था आ चुकी है। इक्विलिब्रियम की अवस्था नहीं आई, Kc अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, द वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of reactants। जैसे A plus B gives C plus D, ठीक है। तो अगर हम मान लो A लेते हैं 1 मोलर, 1 मोलैरिटी मोल पर लीटर, ये भी लेते 1 मोल पर लीटर केस 1 में। केस 2 में हम ये लेते हैं 2 मोल, तो बी भी लेंगे 2 मोल। 3 मोलर लो, ये भी 3 मोलर लो। तो अगर दोनों का मोलैरिटी हमने सेम लिया तब भी हमको Kc की वैल्यू वही मिलेगी जब 2 मोल लेंगे, और तब भी सेम मिलेगी जब 3 मोल लेंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले का रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। वो आप चाहे कितना भी लो, आप 1 मोल पे Kc की वैल्यू निकालो, 2 मोल पे निकालो या 3 मोल पे निकालो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे Kc की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तीसरा, द वैल्यू ऑफ Kc इज डेफिनाइट for definite reaction। is definite for definite reaction at a particular temperature। value of Kc changes with change in temperature। ओके, क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट? द वैल्यू ऑफ Kc इज डेफिनाइट फॉर डेफिनाइट रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ Kc चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग तो वैल्यू ऑफ Kc अलग। चौथा, द वैल्यू ऑफ Kc does not depend upon presence of catalyst। The value of Kc does not depend upon presence of catalyst। कैटलिस्ट का और Kc की वैल्यू का कनेक्शन नहीं है। कैटलिस्ट क्या काम करता है? बिना कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम अगर आधे घंटे में आ रहा है, बिना कैटलिस्ट अगर इक्विलिब्रियम आधे घंटे में आ रहा है तो विद कैटलिस्ट हो सकता है 10 मिनट में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम की अवस्था जल्दी आती है। अगर कैटलिस्ट रहा तो इक्विलिब्रियम की अवस्था जल्दी आएगी, लेकिन Kc की वैल्यू पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। यहां पे पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नहीं लिखी, बाकी की बची अगली स्लाइड में लिखता हूं, आप इसको सेव करो। हो गया? चलो अगला पॉइंट, अगला कैरेक्टरिस्टिक है 5वें नंबर का। Kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन H2 प्लस I2 अगर हमें मिलता है ट्वाइस HI, प्रोडक्ट भी गैस में, रिएक्टेंट्स भी गैस की अवस्था में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम Kc कैसे लिखेंगे? Kc की इक्वेशन HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन I2 का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? इसी तरीके से लिखते हैं। यह फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स।
बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं Kc नहीं, मैं Kc डैश लिखता हूं। ओके, अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसके Kc की वैल्यू आ गई, मान लो ये आता है 48, Kc इज इक्वल्स टू 48। तो Kc डैश होता है 1/Kc। पहले तो समझो Kc डैश की इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर Kc प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो Kc डैश हो जाएगा रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो अगर हमें Kc पता है तो Kc डैश हम आसानी से निकाल सकते हैं। Kc डैश इज इक्वल टू होता है 1/Kc। ओके, तो ये हो जाएगा 1/48। तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kc डैश की वैल्यू आ जाती है 0.02। ओके, तो जो वैल्यू Kc की है, Kc डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/Kc। ये एक पॉइंट। उसके बाद 6th पॉइंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द यूनिट ऑफ Kc इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। ओके, जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives twice NH3, और एक और रिएक्शन देख लो, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इसके लिए Kc की वैल्यू कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन काय में देखते हैं हम, मोलैरिटी में। तो मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन PCl5 का भी क्या रहेगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर न्यूमरेटर का और मोल पर लीटर डिनोमिनेटर का हो जाएगा कैंसल। यहां पे Kc का यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर। इस रिएक्शन के लिए आया मोल पर लीटर। इस रिएक्शन के लिए देखो Kc इज इक्वल टू NH3 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। मतलब मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर का क्यूब। समझो, NH3 के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मतलब मोल पर लीटर का स्क्वायर, N2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, H2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, मोल पर लीटर का क्यूब। जब आप ये न्यूमरेटर का मोल पर लीटर ये स्क्वायर कैंसिल करो तो यहां से आपको ये क्यूब कैंसिल करना होगा। सिर्फ क्यूब कैंसिल किया है, ये टर्म जैसी की वैसी है। इसको जब आप रीअरेंज करोगे इस इक्वेशन को तो यहां पर आपका Kc का यूनिट आता है लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर। देखो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में है Kc का यूनिट आया लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, उल्टा स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, और यहां पर Kc का यूनिट आया मोल पर लीटर।
तो हर रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट रहता है अलग, दैट डिपेंड अपॉन द स्टाइक्योमेट्रिक टर्म, या फिर रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है कितने रिएक्टेंट्स है, कितने प्रोडक्ट्स है और उनका स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या है। ओके, चलो इसको भी सेव कर लो। हो गया, चलो एक और चीज देख लो। इस रिएक्शन के लिए Kc लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, इस रिएक्शन के लिए Kc मोल पर लीटर। एक रिएक्शन देखो जिसमें Kc का यूनिट ही नहीं आता, N2 प्लस O2, यह बनता है ट्वाइस NO। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अभी गैस की अवस्था में। इसके लिए Kc का यूनिट इक्वेशन कैसा होगा, Kc इज इक्वल टू NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि NO कितने बन रहे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 बन रहे, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय O2 का कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। ओके, यस। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होता है और यहां Kc का कोई यूनिट नहीं आता, Kc का नो यूनिट, राइट। चलो ओके, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, पहला और दूसरा। पहला टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा, अगर एक होमोजीनियस है तो दूसरा होगा हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब वो क्या होते हैं वो दोनों एक ही स्लाइड में समझाता हूं, पहले यहां पर नोट डाउन कर लो, सेव करो इसको प्लीज। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो क्या होते हैं चलो देखते हैं। द इक्विलिब्रियम in which all the reactants and all the products are in same phase। same phase मतलब same state, solid liquid gas, वो phase, all the products are in same phase is called homogeneous equilibrium। एग्जाम्पल के तौर पे N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3। प्रोडक्ट एक ही है गैस की अवस्था में, रिएक्टेंट 2 है, दोनों गैस की अवस्था में। एक और रिएक्शन CH3COO C2H5 प्लस H2O gives CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में। 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट, चारों लिक्विड अवस्था में। 2 रिएक्टेंट, 1 प्रोडक्ट, तीनों एक ही अवस्था में। तो ये एग्जाम्पल है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का। अब हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता होगा?
ये होता होगा। द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज। ओके, in which one of the product or reactant is in different phase, such equilibrium is called heterogeneous equilibrium। ओके, जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही अवस्था में हो, या तो सभी गैस या तो सभी लिक्विड, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे एक या एक से ज्यादा कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अलग अवस्था में रहा तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के तौर पे CaCO3 सॉलिड रहता है, इसको हीट करो तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में रहता है, ये एक इक्विलिब्रियम। ओके, तो इन सच केसेस फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, बाय कन्वेंशन, मतलब रूल्स के हिसाब से, बाय कन्वेंशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन। तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। इसके लिए केसी का इक्वेशन हम जब लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में सिर्फ गैस का लिखो, सॉलिड का लिखने की जरूरत नहीं है। तो केसी इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। यहां तुम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 सेम वैल्यू, डिवाइड बाय 1 सेम वैल्यू। मतलब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं? 1। बस, ठीक है। आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लो, यहां ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।